वेलकम एवरीवन, स्वागत है हमारा इस चैनल पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पे। मैं अमल गौड़ी आपको सिखाने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं और बच्चों यही चैप्टर हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में ये और इसके अगला वाला चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हर एक चैप्टर में क्या होता है बच्चों, आता ही है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन रहता ही है। तो ये बहुत ही बेसिक्स है। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने कल तक, जहां तक मेरा सवाल है, हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस चेक किया था। होपफुली आप लोगों ने उसकी रिवीजन भी कर ली होगी, आप लोगों ने उसको चेक किया होगा। बुक में से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी बात हो चुकी है। और अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एक पार्ट। आपकी बुक नंबर पे चेक कीजिएगा, आपकी बुक नंबर पे 8 पेज लिखा हुआ है एक्यूरेसी वगैरह, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड व्हाट एंड अनसर्टेनिटी अब ये क्या होता है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ये सारी बताता हूं। साइंस किस चीज के आधार पर चल रहा है बच्चों, बताओ। साइंस चल रहा है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। साइंस कोई भी सोशल साइंस नहीं है कि जिसको हम लोग हमारी फीलिंग्स इन सारी चीजों से जोड़ सके, हम लोग हमारा दिमाग लगा सके वहां पे जहां पे हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे मैच कर सके। नहीं, साइंस उस चीज से डील नहीं करता है बच्चों। फिर साइंस किस चीज से डील करता है? साइंस एक सही तरीके से जाने वाली चीज से डील करता है। और सही तरीका मतलब जिसको आप लोग प्रूव कर सकते हो, किसी की भावनाओं में बह के नहीं चलता है। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? तो यहां पे देखो, एक्यूरेसी का मतलब क्या है। जब आप लोग लेबोरेटरीज में जाओगे और लेबोरेटरीज में जाने के बाद में आप लोग चेक करोगे कि हाँ, आपको किसी चीज को मेजर करने के लिए कहा है कि हाँ भाई, इस पेन की आप लोग क्या चेक करो बच्चों, लेंथ चेक करो। तो आप लोग क्या करोगे, समझो आपके पास स्केल है, तो आप लोग स्केल से इसको मेजर करोगे और फिर बताओगे भैया इसका 16 सेंटीमीटर की लेंथ है। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट रीडिंग है? क्या वो एक्यूरेट रीडिंग है क्या? ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी 16.1 हो या 16.2 भी हो या तो फिर 15.9 भी हो। मतलब जितने आपने बताया है उससे थोड़ी कम या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसकी एक वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ओके, जैसे आपकी क्लासरूम में 2-4 बच्चे हैं, किसी ने कहा कि 16 है, किसी ने कहा 16.1 है, किसी ने कहा 15.9 है, और आप कह रहे हो कि 16 ही है। आप बोल रहे हो मैं करेक्ट हूं, वो बोल रहा है मैं करेक्ट हूं, वो बोल रहा है तू गधा है, तुझे क्या पता, मैं ज्यादा करेक्ट हूं, मैं ज्यादा ढंग से पढ़ता हूं, तेरा तो ध्यान भी नहीं रहता है कि नहीं बच्चों? कई सारी चीजें हो सकती। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का? एक्यूरेसी का मतलब पहले समझ लो। साइंस में कोई भी जो भी वैल्यू आज तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों या पढ़ रहे हैं बच्चों, इन वैल्यूज में एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, ये बहुत कम बार बताई जा सकती है, बहुत कम बार। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्टली किस पर्सन की ये नहीं बताई जा सकती। तो हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, कई सारी रीडिंग्स लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं और फिर उसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही हम लोग कहेंगे एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे यहाँ कोई एक्चुअल वैल्यू किसी को भी नोन नहीं होती कई बार, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ट्रू वैल्यू जो भी है। लेकिन हम लोगों ने जो मीन निकाल के करते हैं वो होती है ट्रू वैल्यू। सो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूरेसी तब आएगी जब आप लोग ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोजर होंगे। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? अगर आप लोग एक्यूरेट हो, ऐसा कहने का। ओके, समझो आप लोग मार्केट में जाते हो, देखो, और फिर मार्केट से जाने गए और फिर वापस घर पे आ गए। अब जो लोग मार्केट में नहीं थे आपके साथ, अब होता क्या है देखो, मार्केट से आते ही बच्चों देखो, आप लोग कोई शर्ट पैंट जो भी है, कई बार औरतें साड़ियां वगैरह लेके आती है, और फिर वो आने के बाद आप लोग पूछते हो कितने में लाया। ठीक है, तो जैसे वो सामने वाले ने पूछा कि कितने में लाया, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि गेस कर कितने में होगा, है कि नहीं? बोलते हैं ना बच्चों। तो
गेस करो, अभी समझो उसकी एक्चुअल प्राइस थी जितने में लाया वो थी 800 रुपीज। तो हम लोग उसको देखते हुए, उसके कपड़े का टेक्सचर देखते हुए एक अंदाजा बोल देते हैं कि नहीं, कि लगभग होगा 600-700 के आसपास। कोई बोलता है कि ये तो 1200-1300 रुपए का लग रहा है, कपड़ा कितना अच्छा है। ये क्या हो रहा है, जजमेंट ले रहे। लेकिन जो बंदा सबसे क्लोजर है वो ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब समझो अगर किसी बंदे ने कहा कि 1000-1200 रुपए का होगा और किसी बंदे ने कहा कि 750 के आसपास होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं बच्चों? जब उन्होंने ऐसा कहा, अब आप बताओ कि उनमें से कौन ज्यादा एक्यूरेट है। 800 की एक्चुअल प्राइस है और 800 के सबसे क्लोजर कौन है, 750 वाला बंदा, ना कि 1200 वाला बंदा, करेक्ट है कि नहीं? इसलिए 750 की रेंज बताने वाला बंदा कौन हो गया, एक्यूरेट, क्योंकि वो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू है, करेक्ट है कि नहीं? ये समझ रहे हो आप लोग, आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। सो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज, एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज आर मेजरमेंट्स, ओके, हमने जो मेजर किया है, हाउ क्लोज वी मेजर टू द एक्चुअल वैल्यू, हाउ क्लोज वी मेजर टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, हम कितना क्लोज है, ये मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी वहां पे डिसाइड होगी। अब देखो अब ये कैसे डिसाइड होगा। अभी मैं गया कहीं पे, मुझे कहा किसी ने कि चलो इसका जो है वो डायमीटर चेक करो। तो देखो आपको क्या रहना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज रहना पड़ेगा। अब प्रिसाइज कब रहोगे आप लोग, प्रिसाइज तब रहोगे जब आप लोग मल्टीपल रीडिंग लोगे, ओके। जैसे इसका डायमीटर लेना है ना, तो एक बार ले लिया और कुछ तो आ गया और मैंने यहां पे लिख दिया 4.9, ऐसे कुछ तो लिख दिया मैंने। अब मैंने एक दूसरी वैल्यू ले ली, फिर चेक किया तो अरे वो तो अलग ही दिखा रहा है 4.8। अब मैं क्या करूं, अब फिर 4.9 लूं या 4.8 लूं, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार लेके देखते हैं। फिर अगर आ गया 4.9 अगेन, और फिर वापस से चेक कर ली 4.8 आ गई। कई बार हम लोग नोट काउंट करते हैं तो अब ऐसा होता है, आप लोग काउंट करते हो कि नहीं पता नहीं मुझको, लेकिन पापा को पूछ लेना। कई बार ऐसा होता है कि नोट्स मेजर करते रहते हैं, काउंटिंग 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 काउंटिंग, और 100 भरने चाहिए थे 99 भर गए, 98 भर गए, फिर उनको लगता है यार नहीं मैंने कुछ गलत काउंट किया होगा, फिर से चेक करते। कभी कभी 101 भर जाएंगे, फिर ऐसे लगता है अरे ऐसे कैसे हो गए, फिर से एक बार करते हैं। देखो जितनी बार ज़्यादा करेंगे उतना एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा है। और फिर ये ऐसी रीडिंग लाने के बाद में अब मैं क्या करूँ, फिर इसलिए हम लोग जनरली उसको क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेके एवरेज निकालते हैं। सो प्रिसाइज मतलब क्या, द मल्टीपल मेजरमेंट्स गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, द मल्टीपल रीडिंग्स या मल्टीपल मेजरमेंट्स गिव्स यू, क्या देता है आपको वो, गिव्स यू द नियरली आइडेंटिकल वैल्यू, नियरली आइडेंटिकल वैल्यू, नियरली आइडेंटिकल वैल्यू, लगभग आपके पास पहुंच जाता है वो, है कि नहीं? तो अब ऐसा जब होता है तो बच्चों समझ लो कि ये जो रीडिंग्स है, ये जो चीजें हैं वो मोर प्रिसाइज होते चल रही है जब आप लोग मल्टीपल रीडिंग्स लोगे, राइट? और अब अगर मैं आपको पूछूं कि सच में क्या हो रहा है, चांसेस ये है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 4.8 ही हो, चांसेस ये भी है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 4.8 ना भी हो, दोनों चांसेस है। और इसलिए फिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन या तो दोनों भी एक साथ आ सकते हैं या तो दोनों के दोनों गलत भी रह सकते हैं। तो अभी हम लोग इसलिए मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, इसके ऊपर एक ही इलाज है बच्चों, मल्टीपल रीडिंग्स लेते रहना। और सवाल ये है, ये कौन है, अनसर्टेनिटी, कहां गए, हाँ अनसर्टेनिटी। सर्टेन मतलब एकदम श्योर, अनसर्टेन मतलब हम श्योर नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? हम लोग गेस वर्क कर रहे थे ना, 750 प्राइस होगी इसकी, हम लोग गेस कर रहे थे ना कि उसकी प्राइस 1200 रुपये होगी। क्या हम लोग श्योर थे क्या? नहीं, हम लोग श्योर नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है उसकी। पता तो उसको है जो लेके आया है मार्केट से, करेक्ट है कि नहीं? वैसे ही कोई भी जो रीडिंग हम लोग ले रहे हैं वो हमको कभी भी एकदम गारंटी के साथ नहीं आएगी। मैंने कहा ना आपको, कुछ चीज़ों का छोड़ के, एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें, बाकी सारी जिनको हम लोग मेजर करते हैं ना उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू, ये किसी को नहीं पता होगा। इसलिए हम लोग जो भी रीडिंग लेंगे उसके क्लोज पहुंचेंगे
हम लोग उसको मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी हम लोग रहेंगे अनसर्टन, इसलिए कहा गया है अनसर्टेनिटी। समझ गए बच्चों? सो किसी भी रीडिंग्स में ये करते वक्त आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आप लोग ये कहोगे कि इसका क्या करना है? करना तो है, जब आप लोग आपके लेबोरेटरीज में जाओगे और कुछ चीज़ों को मेजर करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं जब गया था पहली बार, तो हम लोग जब लेबोरेटरीज में गए थे तो हमको लगता था यार ये 10-10, 12-12 रीडिंग क्यों लेने लगा रहे, अब डायमीटर ही लेना है इसका, तो फिर इसको 10-12 बार लेने की क्या ज़रूरत है? एक बार ले लिया खत्म। कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या पागल है क्या, वो कुछ अलग सी रीडिंग बताएगा? नहीं। लेकिन हम गलत थे उस टाइम पे, ये सोचते थे कि ये इतना बार क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता, और जब किसी को नहीं पता डेफिनेटली तो हम लोग उसको मोर क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे। समझ गए बच्चों? क्लियर है जी? चलिए, अगर आपको ये समझ गया है तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी के। देखो, चांसेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, हमें एरर क्यों आ रहा है, हम लोग जो रीडिंग है उसमें एरर क्यों आ रहे हैं, उसकी कुछ अलग अलग सी वजह होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये क्यों होती है? कभी कभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो जो बंदा है उसके पास वो राइट स्किल्स नहीं है, जिसके वजह से ऑब्जर्वर जो है आपका उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली परफेक्शन नहीं है। या तो फिर ये भी चांस हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए हो, जैसे टेम्परेचर का चेंज हो गया, कभी वोल्टेज का सप्लाई कम ज़्यादा होना, ये वो ऐसा भी हो सकता है। और यही सारी चीज़ें अभी हम लोग इसके ही नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सेम पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 पे, और जिसको हम लोग कहेंगे एरर्स इन द मेजरमेंट। ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, आपका ध्यान पूरा क्लास में, घर पे जो भी कर रहे हो भूल जाओ, हेडफोन लगाओ और सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो। ओके जी? चलिए अभी हम लोग देखते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। एरर का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? एरर क्या होता है? एरर होता है गलती। एरर मीन्स मिस्टेक। हम लोग कोई भी रीडिंग लेते वक्त गलती तो कर सकते, गलती हर एक इंसान करता है, गलती मशीन भी करता है। ऐसा मत समझो कि गलती मशीन नहीं कर सकता, गलती इंसान कर सकता है, मशीन भी कर सकता है। ओके? तो क्या गलती हो सकती है वो हम लोगों को देखने का। अभी देखो, एक चीज याद रखना, एरर्स को क्यों पढ़ना है? जितना कम एरर करेंगे उतना मोर एक्यूरेट होते चलेंगे। देखो, लेस एरर, सिंपल फॉर्मूला है, मोर एक्यूरेसी। करेक्ट है क्या बच्चों? जितना कम एरर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। सो एरर कम करो, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब लेकिन जब एरर्स आते हैं तो एरर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये क्या क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक एरर। क्या देखेंगे? सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, है ना? सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं देखते हैं। चलो अब देखो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एरर बाय चांस नहीं आता है, कुछ आते होंगे डेफिनेटली, लेकिन कोई भी एरर एकदम से बाय चांस नहीं आ जाता है। वो किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से हो सकता है, किसी ना किसी। ओके, सो इट इज नॉट बाय चांस, बट दिस inaccuracy, in this inaccuracy we can say it comes due to what? Inherent to the system। और ये इनहेरेंट भी रहेगी, मतलब इसको चिपकी हुई रहेगी, और इसलिए फिर याद रखना सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं भाई साहब, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में है उसको तो आप डेफिनेटली कुछ कर सकते हो, राइट? पहले एरर देखते हैं, फिर समझेगा कि आप क्या कर सकते हो। समझ रहे? तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं ना, सिस्टमैटिक एरर में क्या है? इट इज नॉट बाय चांस, ये ड्यू टू सिस्टम है। तो अब सिस्टम इसमें भी एक पहला है, इसको हम लोग अलग सा मार्कर यूज कर लेते बच्चों, थोड़ा सा
हाँ जी, चलिए इसमें भी पहला है, कौन सा है बच्चों? सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब क्या? जब किसी भी कंपनी ने या किसी ने भी वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वर्नियर कैलिपर ही ले लो, अगर वर्नियर कैलिपर एक कंपनी ने ही बनाया होगा ना, तो जिस कंपनी ने बनाया होगा, 1 2 10 कितनी भी कंपनी हो सकती है, जिस भी कंपनी ने बनाया है, बनाते वक्त एरर नहीं हो सकता क्या? कभी कभी गाड़ी में फॉल्ट होता है। अभी हम लोगों ने बीच में देखा एक कंपनी की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का क्या हो गया था, जल गई थी। क्यों? वो चलाने वाले में प्रॉब्लम था? नहीं, कुछ कुछ मशीन्स भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बीच बीच में ये जो मोबाइल्स रहते थे ना, इनकी बैटरियां फूटती थी, फूट जाता था, ब्लास्ट होता था उसको, तो ये आपकी गलती थी क्या? नहीं, गलती तो इंस्ट्रूमेंट की थी, बनाते वक्त की थी। वैसे ही इधर क्या होगा फिजिक्स में, कभी कभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ही गलत कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और फिर जब वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, अब उसकी रीडिंग अलग ही दिखाएगा। जैसे समझो, मान के चलो थर्मोमीटर है। अब थर्मोमीटर की रीडिंग एक्चुअली जब टेम्परेचर 0 है तो 0 दिखाना चाहिए, लेकिन अगर इस इंस्ट्रूमेंट में 0 की जगह पे वो 0.5 मतलब हाफ डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी फॉल्टी कंस्ट्रक्टेड है। सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट ही क्या है तुम्हारा? डिफेक्टिव। तो ये एरर क्यों आता है? डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के वजह से बच्चों। इसमें आपका कोई गलती नहीं है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है कि नहीं? तो बनावट गलत आ जाए तो ऐसा होगा। क्या आप इसको करेक्ट कर सकते हो क्या? क्या आपके पास कोई भी चांस है क्या कि इसको करेक्ट करवाया जा सके? मेरे पास तो है। सो क्या मैं कहूं इसको एक करेक्शन है? करेक्शन क्या कर सकते हैं बच्चों? क्या आपके हाथ में है कुछ? हाँ, थर्मोमीटर अगर गलत रीडिंग दिखा रहा है, थर्मोमीटर में ही फॉल्ट है, तो थर्मोमीटर बदल दो, चेंज द डिवाइस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चेंज द डिवाइस। हम नहीं करते, ऑनलाइन में मोबाइल मंगवा लेते हैं, और अगर मोबाइल फॉल्टी लग रहा है तो हम लोग उसको एक्सचेंज करवा लेते हैं, सिंपल, उसको चेंज कर दो, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया पहला वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला एरर क्या आता है जब सिस्टम में रहते हैं हम लोग? सो सेकंड एरर आता है बच्चों हमारा, कौन? सिस्टम वाला। कौन सा? तो सेकंड एरर है हमारा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एरर ड्यू टू imperfection in what? Imperfection in experimental technique. Experimental technique. अब ये क्या होता है बच्चों? अब आपको लगेगा ये क्या है सर, ये क्या है, बताओ बताओ बताओ। बताते हैं, चलो जी, ध्यान है ना बच्चों। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइस हमारे पास सही है, ओके, चेक कर लिया डिवाइस सही है, बिल्कुल, फिर क्या एरर नहीं आएगा क्या? अभी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा बच्चों? अब समझो, हम लोगों को क्या करने का है, ऐसे जस्ट मान के चलो कि हम लोगों को किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए जब उसको इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग को किसी क्लैपिंग के वगैरह ऊपर लगाएंगे। हम लोग कभी कभी गलत तरीके से उसको अरेंज कर लेते हैं कि जब समझो, अगर मुझे वो जो थर्मोमीटर के साथ में कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो सब्सटेंस होता है जिसका हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, आप लोग करोगे तब समझेगा, नहीं करोगे तो नहीं समझेगा, ठीक है। सो जब अगर उसको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, और अगर आप लोग उसको नॉर्मली केमिस्ट्री के लैब में ये बहुत बार आप लोग करोगे, ठीक है, तो जब आप लोग उसको अरेंज करोगे तो होगा क्या पता है कि आप लोग उसकी जो कैपिलरी ट्यूब है और उसका जो नीचे मर्क्यूरी का लेवल है उसको कई बार मैच ही नहीं करते। तो इसको मैच नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, गलत रीडिंग दिखाएगा, आपको उसको मैच करना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंट की अरेंजमेंट अगर गलत है तो डेफिनेटली आपको एरर दिखाते चलेगा। आप जितना रीडिंग चाहिए उतना नहीं आएगा। आपको रीडिंग किसी ने मेजर करके वहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब अपना इतना लेवल आना चाहिए और आपका लेवल मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब, और इंस्ट्रूमेंट भी सही है, तो इसका मतलब है कि आपने अरेंजमेंट सही से नहीं की है। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अरेंजमेंट को ढंग से नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन हम लोगों ने एक वायर इधर लगाने की जगह पे उधर लगा दी, उधर की जगह इधर लगा दी। घर पे होता है ना, टीवी में ऐसा कई बार,
वो 3 टाइप की केबल होती है, रेड, येलो, वाइट वगैरह, और हम लोग उसको डाल के देखते हैं, वो प्लग करके देखते हैं उसमें टीवी में, तो कई बार आवाज़ ही नहीं आती या कुछ नहीं होता, तो हम लोग उसको चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टीवी में फॉल्ट नहीं है, उसमें भी फॉल्ट नहीं है, वो वायर्स में फॉल्ट किस में है, अरेंजमेंट सही से नहीं किया। सो क्या हम लोग कह सकते हैं कि दिस ऑकर्स ड्यू टू द रॉन्ग सेटिंग्स। ओके, इसको करेक्शन क्या है? कोई भी बच्चा बता देना चाहिए कि इसको करेक्शन क्या कर सकते हैं बच्चों। सेटिंग ढंग से करवा लो, और क्या करेंगे, है कि नहीं। मेक करेक्शन इन सेटिंग्स, बस चेक कर लो, फाइंड आउट करो कि हाँ कहां पे हम लोगों ने गलती कर ली, उसको चेंज करके देख लो और काम तमाम। चलो अब बच्चों देखो मतलब इसका मतलब है आपको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। अब एक हो गया, दूसरा भी हो गया। आपके पास गलत डिवाइस था, हटा दिया, सही डिवाइस लाया, ये एरर कम हो गया। अब आपके पास डिवाइस सही है लेकिन आपने अरेंजमेंट सही नहीं की थी, एरर हो गया। अब हमने उसको भी हटा दिया, और अगर हम लोगों ने सही टेक्निक के साथ, सही प्रोसीजर के साथ में उसको फॉलो कर लिया, तो क्या एरर होने के चांसेस नहीं है? फिर भी एरर होने के चांसेस है, क्योंकि ये तीसरा टाइप का एरर आने वाला है बच्चों। और वो एरर कौन है? तो वो एरर है कौन एरर? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ये थर्ड टाइप का एरर है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों पर्सनल एरर। ये कौन है? पर्सनल एरर। पर्सनल, यहां पे इंसान भी तो गलती कर सकता है, सिर्फ मशीन या अरेंजमेंट ही गलत हो गया ऐसा थोड़ी ना। हम इंसान हैं, और कई बार हम लोग, अभी जैसे समझो आप लोग मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हो, सारा सब कुछ सही है, बस जितने में अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्लोज आ गया, समझो एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है, ऐसे मान के चलो कि वो अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस था, ओके। अब आपका टेम्परेचर 40 के आसपास आ गया, 42 हो गया, और उतने में आपको किसी ने आवाज़ दे दिया, और फिर आप इधर उधर देख रहे हो, क्या हुआ रे, हाँ मैं आ रहा हूँ तू चल, उतने में मेल्ट भी हो गया आपका। उसने आवाज़ दिया कि चलने का, तुम उसको बोलने तक कि हाँ तू चल मैं आ रहा हूँ, इतने तक तो हो गया मेल्ट, और फिर आप लोगों ने नेट किया 46 डिग्री सेल्सियस। देखो ये इंसान की गलतियां हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, अरेंजमेंट भी सही है, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी इंसान गलती कर सकता है, करेक्ट है कि नहीं। सो दिस इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर। ये क्या है? ये है फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब इसको करेक्शन क्या है देखो, तो आप सोचो तो करेक्शन क्या है। देखो इंस्ट्रूमेंट में गलती थी, इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया, अरेंजमेंट की गलती थी, अरेंजमेंट को सही से कर दिया। अब यहां पे क्या करें हम लोग? अगर इंसान की गलती है तो क्या है, इंसान को हटा दें, क्या करें? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसको सही से प्रैक्टिस करने लगा, उसको उसके करेक्शन दे दो, सो प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, सो करेक्शन हो सकता है। गिव हिम द प्रॉपर ट्रेनिंग, और प्रॉपर ट्रेनिंग में जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि हम लोग करेक्ट करवाते तो इंसान को ट्रेनिंग ही देते, राइट। चलिए ये हो गया सिस्टमैटिक एरर और उसके 3 टाइप। अब ये छोड़ के समझो आप सब कुछ सही चल रहा है बच्चों, एकदम सही, बिल्कुल कोई गलती नहीं कर रहे, इंस्ट्रूमेंट सही लाया और आप लोगों ने अरेंजमेंट भी सही कर ली और इंसान का पूरा ध्यान है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आ गया, अब ये कोई गलती करने का गुंजाइश नहीं है। फिर भी रीडिंग में गलतियां आ सकती है, क्यों? यही तो देखना है। अब ये हो गए हमारे सिस्टमैटिक एरर्स। चलो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसका एक अगला सेक्शन है जिसको हम लोग कहेंगे, ये जो अगला सेक्शन है बी सेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। अभी ये क्या होता है? रैंडम एरर क्या होता है, ठीक है? सवाल है रैंडम एरर क्या है। हाँ जी, आपकी बाइक सही है, मैं जस्ट अभी आ रहा था हाईवे पे, जो मेरे साथ हुआ अभी मुझे अच्छा हो गया, याद आ गया। अभी मैं हाईवे से आ रहा था और मैं रेगुलर अपनी स्पीड के साथ चल रहा था, मेरी गाड़ी एकदम टकाटक है, उसके ब्रेक एक्सेलरेटर सब कुछ सही है, सर्विसिंग टाइम टू टाइम होते रहती है, इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, उसका सब कुछ अरेंजमेंट भी क्लियर हो चुका है, मैं रास्ते के बराबर साइड से चल रहा था, इसका मतलब मेरा भी कोई एरर नहीं है। लेकिन जब मैं चल रहा था तो रास्ते के साइड में कोई एक
ये था वेंडर था, लोकल वेंडर था, और उसके पड़ोस में कोई 2 कुत्ते थे। अब वो कुत्ते, वो हथगाड़ी था ना उसका, तो वो हथगाड़ी के उधर कुत्ते थे 2, तो वो समझ में नहीं आए, दिख नहीं रहे थे। और सडनली ये हुआ कि मैं जैसे उसके क्लोज चला गया, वो कुत्ते कुछ झगड़ रहे थे, तो सडनली ये कुत्ता रोड क्रॉस करने के लिए भाग पड़ा, बच गया मैं। अब भी जस्ट हार्डली आधे घंटे पहले। ऐसा कैसे हो गया? ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं। गाड़ी का प्रॉब्लम था क्या? नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो किसकी वजह से होता? एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि नहीं, जो मेरे हाथ में नहीं था। अब वो कुत्ते का सडनली भागना, उसका झगड़ा करना, ये अपने हाथ में थोड़ी ना है बच्चों, हमारे हाथ में है क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम पे समझा करो कि वो एक रैंडम एरर है। अब आपके लेबोरेटरीज में, या एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब मैंने शायद कल भी दिया था आपको, अगर मान के चलो आपके अभी के लेटेस्ट सीजन में क्या होता है देखो। सो रिसेंटली कई सारे जो डोर्स होते हैं, डोर्स वो है ना, वो ढंग से लगते नहीं, लकड़ी के डोर होते। अब देखो कारपेंटर ने सही सब कुछ कर दिया, डोर बना दिया एकदम परफेक्टली, लेकिन जब बनाया तब था समर, परफेक्टली डोर लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया? दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलने की वजह से अभी वो दरवाजा लग नहीं रहा। अब क्या कारपेंटर की जेब से पैसे निकाल के लाएंगे क्या हम लोग? नहीं। फिर वो किसके वजह से हुआ? वो बोलेगा मैंने तो सही करके दिया था, जाते वक्त आपको कुंडी उंडी लगा के दिखाया था, 2 महीने 3 महीने आपको कुछ हुआ क्या? नहीं। अब प्रॉब्लम किसका है? एटमॉस्फेयर। वो क्या मेरे हाथ में है क्या? नहीं। तो जिसके हाथ में जो चीज नहीं है बच्चों, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। तो हम लोग कह सकते हैं दिस रैंडम एरर इज ड्यू टू मोस्टली द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, जैसे कि टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर, या हो सकता है चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक प्रेशर एटसेट्रा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कुछ डिवाइसेस, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो रेगुलेटेड आएगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं होता है। तो वोल्टेज चेंज हो सकता है कभी कभी, वोल्टेज चेंज, जिसके वजह से भी रीडिंग गलत दिखा सकता है अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये भी एरर आ सकता है, और इसको करेक्शन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। सिस्टमैटिक एरर हमारे हाथ में, हम डिवाइस बदल सकते हैं, हम अरेंजमेंट बदल सकते हैं, हम इंसान को करेक्ट करवा सकते हैं, बदलेंगे नहीं, लेकिन करेक्ट करवा सकते हैं। ये सारा हमारे हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है। बाहर का टेम्परेचर हम लोग थोड़ी ना मैनेज कर सकते हैं, वो तो नेचर के हाथ में, कई सारी चीज़ें। ओके, या दूसरे सिस्टम के हाथ में जिसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो समझ गए बच्चों? होपफुली आप लोगों को क्या क्या टाइप के एरर्स हैं वो समझ गए होंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, बस एरर किस टाइप के हो सकते हैं ये समझेगा। लेकिन अच्छी वाली वैल्यू वाला अभी टॉपिक हमें पढ़ना है, और ये इसी से रिलेटेड है। अगर एरर हो रहा है तो क्या आप एरर को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल, एरर को मेजर भी तो करना है ना। साइंस सिर्फ वहां जाके नहीं रुकता जहां कॉन्सेप्ट है। साइंस कॉन्सेप्ट आने के बाद में, न्यूटन भाई साहब ने ये सिर्फ कह के नहीं रुके हैं कि एप्पल गिर गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये चीज कई सारे लोग बता सकते थे, आप भी बता देते अगर उन भाई साहब ने नहीं बताया होता। लेकिन वो भाई साहब महान क्यों है? महान इसलिए है क्योंकि वो गिरा ग्रेविटी की वजह से, सिर्फ ये बताने से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, अगर ऑब्जेक्ट का मास इतना है, अगर वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके भाई साहब ने एक फॉर्मूला ला दिया, इसलिए वो महान है। इसलिए याद रखना कि साइंस में कभी भी चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में खत्म नहीं होती बच्चों, वो स्टार्ट होती है वहां से और फिर खत्म होती है एट द एंड फॉर्मूला और करेक्शन के साथ में। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। हमारा अगला हिस्सा है जिसको हम लोग कहेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। एस्टिमेट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ओके, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को एरर्स को कैलकुलेट करना है। क्या करना है?
एरर्स को कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों, जिस भी एरर को जिस भी वजह से हो रहा है, हमें क्या लेन देन है कि किस वजह से हो रहा है, हमें बस लेन देन है कि एरर हो रहा है, एरर हो रहा है। तो हमें एरर को मेजर भी करते आना चाहिए। तो एरर को मेजर करने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मल्टीपल रीडिंग्स लो। अगर आपने मल्टीपल रीडिंग्स ले ली तो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, उतने पे सॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको एक मेथड जरूर मिलेगी। देखो, मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद में हम लोग एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको देखने के लिए देखो, पहले मैं आपको फॉर्मुलेशन तक लेके जाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको किसी एक एग्जांपल के साथ उसको करके दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले लेट्स टेक सम रीडिंग्स। लेट A1, A2, A3, कब तक? AN तक हम लोगों ने कुछ रीडिंग्स ले ली। समझो, हम लोगों ने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली। हो सकता है कि हम लोग 10 रीडिंग्स ले ले, 5 रीडिंग ले ले, 2 रीडिंग ले ले, कितनी भी। सो अप टू AN इतनी रीडिंग्स ले ली अभी हम लोगों ने, ओके। अब सबसे पहले अगर हम लोग को कुछ करना है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर एस्टिमेशन ऑफ द एरर्स करना है तो हम लोग सबसे पहले इसकी निकालेंगे एरिथमेटिक मीन। क्या करेंगे? एरिथमेटिक मीन। क्यों निकालेंगे बता दो। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसका निकालेंगे एरिथमेटिक मीन। मैं थोड़ा सा मार्कर अलग यूज करता हूं तो आपको फॉर्मूला भी शायद उसमें थोड़ा अलग नजर आ जाए। एरिथमेटिक मीन। बच्चों पूरा ध्यान दो, इस चीज को हम लोगों को बहुत सही तरीके से समझना भी है और करना भी है। एरर्स आएंगे आपको जब भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड की पेपर देने के लिए कॉलेजेस में जाओगे, ये जरूर आएगा। और इसलिए फिर ध्यान देना भी, मीन कैसे नॉर्मली निकालते हो आपको सबको पता है। तो एरिथमेटिक मीन बस वही है। एरिथमेटिक मीन का सिंबल होगा ए मीन, ओके। सो एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दो। ये ए है, अगर यहाँ पे पी होता तो मैं यहाँ पे भी पी ले लेता, पी एम। यहाँ पे अगर डी होता तो मैं यहाँ पे ले लेता डी एम। जिसका भी निकाल रहे हो उसका सिंबल यूज करने का। क्या करने का? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कब तक? जितनी रीडिंग्स है वहां तक, डिवाइडेड बाय जितनी रीडिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स है उसको डिवाइड करने का। मतलब बताता हूं, एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं और फिर बाद में देखो। समझो मैंने 3 रीडिंग्स ले ली। पहली रीडिंग मेरी आई 15। दूसरी किसी भी चीज की मैं बता रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। इस मोबाइल की लेंथ ही ले लेते हैं, ठीक है। पहली रीडिंग ले ली मैंने, 15 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी रीडिंग ले ली, 16 सेंटीमीटर आ गया। और तीसरी रीडिंग ले ली मैंने तो 15.5 सेंटीमीटर आ गया। जस्ट हाइपोथेटिकली बता रहा हूं मैं आपको इसको। दूसरी 16 आई और तीसरी आई 15.5। अब अगर हम लोगों को इसका एरिथमेटिक मीन निकालने का तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो। सो ए मीन व्हाट, 15 प्लस 16 प्लस 15.5 मेक्स इट, अभी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे देखो। अब इसको कितने से डिवाइड करने का बच्चों, इसको डिवाइड करने का जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है उतने से। कितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 रीडिंग्स है बच्चों। सो डिवाइडेड बाय 3। समझे? फिर अभी इनका एडिशन करो, उसको 3 से डिवाइड करो, जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर है अभी आपको? अब आप लोग, ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग जब उसको कैलकुलेट करेंगे उसका एक प्रॉपर हमारे पास मेथड आ जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि n कौन रहेगा, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स वो चेक करने का कि कितनी रीडिंग ली और उससे डिवाइड करने का। हो गया आपका एरिथमेटिक मीन, ये खत्म हो गया। देखो कितना आसान है, डन। ये बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, बस इसको अभी सही तरीके से हमें लिखना है। एक मैथमेटिकल तरीका होता है लिखने का, तो उस मैथमेटिकल तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, 1/n कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा। और ये सब समेशन है, समेशन, ये साइन होता है समेशन का, एडिशन का, ओके। कहां से लेके कहां तक कर रहे हैं? i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? n तक। किसकी वैल्यूज है ये? a की। तो यहां पे आएगा, इसका मतलब 1 से लेके पुट करने का, फिर 1 2 3 4 5 जब तक रहेगा n तक है तो n तक, ये ऐसा फिर एडिशन करने का। ये होता है इसका एक जनरल फॉर्मूला। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट,
फॉर्मूला अभी मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फिर से एक बार बता रहा हूँ। वीडियो जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जाए, फॉर्मूला ख़त्म, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते चलो। और ये उसी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है कि जहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, ये लिख के। ओके, चलो, होपफुली आप लोगों ने इसको मेंशन कर लिया। अभी क्या करते हैं, इसके अगला, ये क्यों निकाला है, ये इससे हमें समझेगा कि हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है। समझ रहे हो, ट्रू वैल्यू। तो अभी हम लोगों को एरर काउंट करना है कि ट्रू वैल्यू से लेके बाकी का हमारा डिफरेंस कितना है। तो हम लोगों को मोर एंड मोर एक्यूरेसी के पास जाने का है। तो अभी हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। अभी क्या करेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। चलो, अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, देखो, कोई भी चीज को डिराइव करते वक्त, डिराइव एरर जो है, एरर कैसे निकलेगा, एरर जैसे मैं बताता हूं, शर्ट की प्राइस कितनी थी बच्चों, 800 रुपये, और मैंने कितनी बताई थी, समझो 750। तो कितने का एरर आया, ट्रू वैल्यू में से, मतलब 800 में से 750 माइनस कर दिया आपने। तो आप लोग बोलोगे कि 50 का एरर आया। आपने बराबर बताया, क्लोजर वैल्यू बताई आपने, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा थी, लेकिन डिफरेंस कितने का था, एरर कितने का था, 50 का। कैसे निकाला, आपकी जो वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, उससे मैंने जो बताई थी वैल्यू, मैंने जो मेजर की थी या मैंने जो अंदाज़ा लगाया था, उसको माइनस करके। वैसे ही अभी समझो मैंने जो पहली रीडिंग ली थी, अब वो पहली रीडिंग में कितना डिफरेंस है या कितना एरर है हमें अगर निकालने का है, तो हम लोग, हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी ना, कौन सी वैल्यू, मीन वाली वैल्यू, एरिथमेटिक मीन वैल्यू, उसमें से, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू है, उसमें से माइनस कर दो पहली वाली वैल्यू, तो काम तमाम। और इसलिए फिर देखो, एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ओके, किसमें, पहली वाली वैल्यू में, इसलिए डेल्टा A1 इज इक्वल टू व्हाट, ए मीन माइनस A1। वैसे ही डेल्टा A2 इज इक्वल टू व्हाट, ए मीन माइनस A2। ऐसे ही करते 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 कहां तक, डेल्टा AN इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN। काम तमाम। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। ये हो गया हर एक रीडिंग के पीछे का एरर, कि पहली रीडिंग में इतनी गलती थी, दूसरी रीडिंग में इतनी गलती थी, तीसरी रीडिंग में इतनी गलती थी, जितनी भी है वो आ जाएगी यहां पे। खत्म। मुश्किल है, नहीं लगता मुझे, मुश्किल तो नहीं लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जब हम लोग उसको एक्चुअली नंबर्स के साथ में करके देखेंगे, वो खेल खेल के देखेंगे, जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये बहुत आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स को तो समझने के लिए आपको पता है बच्चों, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलिए, अब इसका ही अगला एक भाई है, ये कौन हो गया, एब्सोल्यूट एरर। अब हर एक रीडिंग का एरर आ गया, अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, उसका मीन निकालने का, ये इसका मीन निकालने का। क्या है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो। अब एब्सोल्यूट एरर कौन है रे, डेल्टा ए। देखो, डेल्टा ए का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस कहां तक बच्चों, डेल्टा A3 तक, AN तक। क्या कर रहा हूं मैं भी, N तक, डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग्स थी रे भाई, N। हो गया। मीन निकालते वक्त बस नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेने की। देखो, फॉर्मूला बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसान ही तो है। ये निकल गया था डेल्टा A1, डेल्टा A2 वगैरह वगैरह, डेल्टा N तक। अब इसका मीन निकालो, तो इनका मीन निकालने के लिए इनको ऐड कर दो और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया, आ गया आपका काम। अब इसी काम को हम लोग तमाम करेंगे एक अंत वाले फॉर्मूला में, जिसको हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था। इसकी रीडिंग को डेल्टा AM, इसको एक लिखने का तरीका है 1/n, बाजू में किसके एडिशन थी, समेशन था, किसका, डेल्टा AI का। आई की वैल्यू क्या थी, 1 भी थी, 2 भी थी, कहां तक थी, N तक थी, जहां तक थी लिख दिया, काम खत्म। मुश्किल है।
नहीं, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो, एब्सोल्यूट एरर भी, मीन एब्सोल्यूट एरर भी। इसके बाद में और दो टाइप के एरर आएंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। नोट कर रहे हो? पक्का? वीडियो पॉज किया? ठीक है, चलिए अब इनके और दो वर्जन्स आएंगे हमें, और आसान वाले। ठीक है, चलिए अब आता है एक फोर्थ वाला एरर जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे बच्चों? रिलेटिव एरर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एरर क्या होता है? किसी के कंपेरेटिवली कोई एरर। अब किसके कंपेरेटिवली कौन? हम लोगों ने दो मीन निकाले थे, याद है क्या आपको? एक था एब्सोल्यूट मीन, आपका एकदम शुरुआत में, वो था एरिथमेटिक मीन, सॉरी। और एक दूसरा मीन निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू जो थी, ट्रू वैल्यू, और ये जो मीन था कौन सा? एरर वाला, इनमें क्या रिलेशन है ये बताएगा आपका रिलेटिव एरर। इसका मतलब अगर मैं आपको, देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, देखो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट डेल्टा एम अपॉन एम, एरिथमेटिक मीन से डिवाइड करने का, किसको? एरर को। ये कौन हो गया? रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर तो इससे भी आसान है, एकदम आसान है। परसेंटेज एरर तो देख लो, पांचवा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में बस इसको, रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर सॉरी इनटू 100 करने का। परसेंटेज में वही होता है। अब हो गया खत्म। दैट इज, अभी कितना होगा देख लो। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों? ये लिखा हुआ है डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इनटू 100। व्हाट इज दिस? दिस इज द परसेंटेज एरर। समझे क्या बच्चों? अब कई सारे बच्चों को, मुझे पता है क्या सवाल होगा, और आपके दिमाग में ये होगा कि सर अभी ये भैया ये तो हम लोग सीख गए, चलो ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया, ये ठीक है, लेकिन तब तक हम लोगों को नहीं समझेगा जब तक कैलकुलेट नहीं करते। तो कैलकुलेशन चालू कर देते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये लिख दिया है। वीडियो पॉज, राइट डाउन। ओके, चलो टाइप्स ऑफ एरर हो चुका है, और एरर का एस्टिमेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी इसको किसी ना किसी एक नंबर को लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं एक एग्जांपल बोल के सबसे पहले इसको कैलकुलेशन बता देता हूं, और कोई भी एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 5 वैल्यूज निकालने की, याद रखना। कितनी? 5 वैल्यूज। सबसे पहला एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। काम खत्म। हर एक को निकालने का है, हर एक को, और फिर आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, चलिए फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे मैं सबसे पहले मैं बहुत ही आसान नंबर से स्टार्ट करूंगा, बहुत आसान नंबर से। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी ढंग से समझ में आना चाहिए। जस्ट रिसेंटली हम लोग 10th से अभी 11th में आ गए हैं बच्चों, और उसमें एकदम धड़ेल धड़ेल बॉम्ब गिरने लग जाए तो फिर क्या हो। इसलिए हम लोग ग्रेजुअली जाएंगे, आसान तरीक़ों से जाएंगे। ऐसे मान के चलते बच्चों, पूरा ध्यान है ना आपका, ऐसे मान के चलते कि किसी चीज़ को आप लोग मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप लोग मेजर कर रहे हो तो उसकी कुछ रीडिंग्स लेंगे आप लोग। तो हम लोग 5 रीडिंग्स लेंगे या 4 रीडिंग्स लेंगे, चलो थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग 5 रीडिंग ले लेते हैं किसी भी चीज़ के। मैं बता रहा हूँ, समझो किसी चीज़ की लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, तो चलो लेंथ को मेजर करते वक्त L1 पहली रीडिंग ले ली, आ गई 15। ओके बच्चों, फिर दूसरी रीडिंग ले ली, सो L2 हो गया, वो आ गई 16। ओके, तीसरी रीडिंग ले ली बच्चों, थर्ड, वो आ गई समझो 15 अगेन। मैं जानबूझ के उसमें डेसिमल नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमें आसान लगना चाहिए वो। फिर हम लोगों ने एक और रीडिंग ले ली, 4th रीडिंग, और वो थी 15, और फिर अंत में हम लोगों ने देखा L5 और वो था 16। अब एग्जैक्टली रीडिंग कौन सी है, 15 16 क्या, किसी को भी नहीं पता, अनसर्टेनिटी है। पहले बात की थी हम लोगों ने, अनसर्टेनिटी, कोई भी वैल्यू की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है यहाँ पे। चलो अब ये तो हो गया, ये तो ठीक है। अब ये वैल्यूज आने के बाद हम लोगों को क्या निकालने का है कि एरर
हमें एरर के बारे में बात करनी, तो एरर निकालेंगे। अब देखिए एरर जी, एरर देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन में फॉर्मूला क्या था, एम, यहाँ पे हम लोग एल ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो सिंबल ऊपर है वही इधर लेने का। इसका एरिथमेटिक मीन क्या रहेगा बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करूं, जितनी रीडिंग्स है। कितनी रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। रीडिंग क्या क्या है देख लो, 15 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 16 हो गई क्या 5 रीडिंग बच्चों। ओके, डिवाइडेड बाय 5 ऐड कर दो इनको, सबसे पहले ऐड कर दो। अभी देखो इनकी एडिशन देखनी हमको, साइड में कर लेते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 करेक्ट है, देख लो। 2 16 है, बाकी 3 15 है, हो गया। अभी ये हो गया 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस ये 27 27 ऊपर आ गया 2, ये हो गया 5 और ये 2 7 77 करेक्ट है। तो यहाँ आ जाता है 77 डिवाइडेड बाय बच्चों 5, इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 कर लेता हूँ मैं इधर, क्या आ जाएगा देखो, 5 1 जा 5, ओके बच्चों। तो बचेगा 2, फिर ऊपर से आएगा 7, तो 5 5 जा कितना हो गया बच्चों 25, कितना बचा बच्चों 2, तो फिर इसको नहीं जाएगा तो दे दिया डेसिमल, फिर ये हो गया और फिर ये आ गया 15.4। ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं आप सब लोग, जो यूनिट लिख देना प्लीज यहाँ पे। अगर करंट मेजर कर रहे हो एम्पेयर में आएगा, जो भी इसका यूनिट रहेगा। अभी मैंने ऊपर लिखना रह गया तो इतना मुझे माफ कर देना बच्चों, बस अभी ध्यान दीजिएगा, भावनाओं को समझ लेना बच्चों अभी बस मेरी, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए चलिए, ये कौन है, ये कौन है हमारी, ये है हमारी ट्रू वैल्यू। एरिथमेटिक मीन इज आर ट्रू वैल्यू, समझ गए क्या बच्चों। ये निकालना किसको मुश्किल है, गधे को। आप गधे तो नहीं हो, इतना श्योर हो, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है। जो रीडिंग लिए उसका मीन निकालो, मीन तो सबको आता ही आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर 10th पास कैसे होंगे, 11th में कैसे आ गए, मीन तो निकालने आता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मीन निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू है इसमें और हर एक वैल्यू में कितना डिफरेंस है ये निकाल के, चलिए फिर। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे अभी सेकंड में, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर देखो, डेल्टा L1 क्या होता है रे, LM माइनस L1। LM कितना है बच्चों, LM कितना है, ये देखो अभी आया 15.4। इसमें से माइनस करो किसको, L1 को, पहली वाली रीडिंग को, क्योंकि उसका ही एरर देखने का है, वो है 15। तो कितना आएगा बच्चों, फाइनली बताओ मुझको, 15.4 माइनस 15 कितना होता है रे। हाँ, और हाँ एक चीज, सॉरी एक चीज बताना रह गया, जब हम लोग इसको निकालते हैं एक्चुअली होता है मॉड में, मेरी गलती हो गई एक, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मॉड में क्यों पुट करते पता है, क्योंकि हमें इसका साइन प्लस माइनस इससे लेन देन नहीं है, डिफरेंस बताना है बस कितने का है। तो इसमें साइन सिंबल चेक मत करना, बता रहा हूं, क्योंकि फिर 15.4 माइनस 16 करोगे तो वो 0.6 आएगा, लेकिन वो माइनस 0.6 आएगा, तो वो माइनस नहीं लेने का, उसको प्लस ही लेने का, तो इसलिए मॉड में आएगा। और फाइनली इसका आंसर बन जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। करेक्ट है कि नहीं बच्चों, ये कौन आ गया, L1। ऐसे ही अभी हम लोग हर एक के लिए निकालेंगे, जो जो हमारे पास रीडिंग है उनके हिसाब से, ठीक है। पहली 15, फिर 16, फिर 15 15 और फिर 16, ठीक है। चलो, मुझे सीक्वेंस याद है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं मैं, हल्का सा यहाँ तक लेते हैं जहाँ तक हम लोगों को उसकी ज़रूरत है, दिख रहा है। चलिए, अब हम लोगों को क्या निकालने का, डेल्टा L2। ऐसे ही करते 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 आप लोग वही करोगे, LM माइनस L2 गिव्स यू कितना है, डेल्टा LM कितना है 15.4 माइनस कितना बच्चों 16, सेकंड रीडिंग 16 थी, तो 15.4 और 16 में डिफरेंस है 0.6 का। करेक्ट है क्या बच्चों। तीसरा L3, डेल्टा L3 कितना, LM माइनस L3,
अब आपको हर बार ये फॉर्मूले सारे लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं बस आपको, क्योंकि पहला टाइम है हमारा। तो कितना आएगा रे, 15.4 माइनस 15 कितना है बच्चों, 0.4। आगे बढ़ते बच्चों, डेल्टा L4 कितना है बच्चों, LM माइनस L4 मेक्स इट 15.4 माइनस 15, फाइनली आ जाएगा 0.4। और सबसे अंत में इसको थोड़ा और मूव करना पड़ेगा, चलो ऊपर भेजो इसको जी, डेल्टा L5 मेक्स इट डेल्टा इसमें मॉड में LM माइनस L5 मेक्स इट मॉड में 15.4 माइनस 16 मेक्स इट 0.6। हम लोगों ने एक और लड़ाई जीत ली है बच्चों, लड़ाई जीती है, युद्ध नहीं जीता है ना। बैटल्स तो कोई भी जीत लेता है, अभी तक तो पूरा वॉर होना बाकी है। तो इस वॉर को जीतने के लिए हम लोगों को ये काफी नहीं है, बस इसकी रीडिंग बहुत जरूरी है, वो पहले नोट डाउन कर लो। 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4। एब्सोल्यूट एरर के बाद में आप लोगों की नोटबुक में आप लोगों ने लिखा होगा, उसके बाद में क्या है देखो, तीसरा टाइप का एरर चेक कर रहे हैं और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब इनका मीन निकालने का। अब इनका मीन कैसे निकालेंगे, इन नंबर्स का, इनको सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। तो चलो करके देखते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर को। चलिए, तो तीसरा है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए बच्चों ध्यान है ना आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बच्चों, डेल्टा LM क्या होता है ये, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो। पहला था 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.6, चेक कर लेना, डिवाइडेड बाय 5। इसको ऐड करके देख ले, इधर देखो, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 10 प्लस 10 20 24, तो ये आ जाएगा 2.4। एक के बाद डेसिमल दे दिया, ओके, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय 5। 24 को डिवाइड करो 5 से, बाद में एक डेसिमल दे देंगे, 24 को कर लो। अरे 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 अरे, ये भाई सब कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहा था पता नहीं। 2.4, अब ये देखो हम लोगों को इसको डिवाइड करने का है, डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल है बोल के, डेसिमल को याद मत रखो। अभी हम लोगों को देखो सिंपल सी चीज है, इसको सीधा 24 समझ के कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉरी चलो 2.4 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, कितना बचा 4। फिर उसके बाद में ये इसको 4 को जाता है क्या, नहीं, फिर हम लोग इधर देंगे डेसिमल, फिर हो जाएगा 0.48 जा, है ना। अब ये 0.48 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डेसिमल लिया नहीं था, अब वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर है 0.48। ये कौन है भाई साहब, आपका डेल्टा LM मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया 0.48, शार्प वैल्यू लेनी है। अब निकालना है रिलेटिव एरर, फोर्थ वन, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर में कुछ ज्यादा करना होता नहीं है आपको, बस एक काम करना है। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों, ये जो आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको डिवाइड कर दो किससे, मीन से, एरिथमेटिक मीन से। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, ये हो गया 0.48 और हमारा एक्चुअल में वैल्यू कितना था बच्चों, वो जो आया था 15.4 आ गया, ये हो गया। अब हम लोगों को सबसे लास्ट में सिर्फ इसका परसेंटेज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। चलिए एक ही वैल्यू बाकी है, ये आपका हो गया रिलेटिव एरर, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू अभी चेक कर रहे हैं, फिफ्थ वन परसेंटेज एरर।
पूरे वर्ड में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, डेल्टा LM अपॉन LM इंटू 100, सो इज इक्वल टू 0.48 डिवाइडेड बाय 15.4, 0.48 डिवाइडेड बाय 15.4 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। 100 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डेसिमल चले जाएंगे, ऊपर बचेगा 48 डिवाइडेड बाय ये है 15.4। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? अब इसको इससे डिवाइड करने का, तो ये आपके हाथ में है क्या? आपको कई बार ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसको देखेंगे तो ये नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले छोटा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14 और फिर ये बचेगा पॉइंट और ये फिर 2, 7.2 नीचे, और ये है इसको डिवाइड कर दो तो 2 से करोगे तो 24। करेक्ट है ना? तो नंबर थोड़ा सा छोटा हो गया। इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो अगर आपको लगेगा तो, 2 से और कर दो, ये आ जाएगा 3.6 और ये आ जाएगा 12। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अभी इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना मन मर्जी, 1.8 फिर ये वो करते करते, लेकिन काम इतना टाइम पास करने से अच्छा हम लोग एक काम कर देते। इसका अगर डेसिमल मुझे हटाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 10 से होना, तो ये ऊपर 120 डिवाइडेड बाय नीचे कितना 36। करेक्ट है ना? अब आप बोलोगे हमको भैया 36 का टेबल नहीं आता है, तो मुझे कहाँ आता है? किसी को भी नहीं आता है। अगर आपको और कैलकुलेशन आसान करने तो चलो भाई और भी इसको कर लेते हैं। ऊपर 120 है, नीचे 36 है, कर लो, 2 से कर लो इसको, पहले 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से अगर करेंगे तो 9 आ जाएगा, हाँ 4 9 4, ये हो गया, ये तो आ जाएगा, ये तो सबको आ जाता है 30, ये 9, 3 27 बचेगा 3.0, 27 फिर से बचेगा 3.33 रिकरिंग है ना? तो आंसर है 3.33 रिकरिंग परसेंट। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो रीडिंग्स ली थी उसमें ऑन एन एवरेज कितना एरर था? पूरे इसमें 3.3% का एरर आया। तो हमने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, छोटा सा एरर किया था। ओके, समझ गए? क्लियर है? ये हमको आएगा, जरूर आएगा। कभी निगेटिवली बोलना नहीं है मुझे, आएगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव बोलने का, क्या आएगा। ओके, प्रैक्टिस करो बस, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, चलो बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और फिर हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ते हैं थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह, ये छोटा छोटा सा पार्ट बाकी है। और हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर क्या है वो देखते हैं। ओके, चलो बच्चों, कल मिलेंगे। बाय बाय बाय।